जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं रेलवे फार्मेसी 2026 जो मार्च में पेपर होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया था 1 बाई 1 करके। इसमें हम प्रैक्टिस नंबर सेट पे 4 पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले 1, 2, 3 और प्लस में 2015, 2019 तथा 2025 के क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर लिए थे। ठीक, तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं आपके सामने आरआरबी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, फार्मा प्लस नॉन फार्मा, जैसे बोर्ड एग्जाम में आता हूबहू ऐसे ही रहेगा। अब आपको यदि इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो इसमें 2015 और प्लस में क्या क्या मिलने वाला आपको बता देना चाहते हैं। 2015 का फुल पेपर सोल्यूशन मिलेगा, 2019 का फुल पेपर सोल्यूशन मिलेगा, 2019 का 2 सेट मिलेगा और 2025 के भी 2025 के 2 सेट मिलेंगे। इतना पेपर सोल्यूशन मिलेगा। उसके साथ साथ 20 ऐसे प्रैक्टिस सेट रहेंगे जो हूबहू आपके सामने फार्मा, ठीक है, नॉन फार्मा से मिला के आरआरबी में जैसे पेपर बनता उसी तरह से रहेगा। ठीक, तो चलिए अपने सेट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे लिंक यहाँ दिया गया, वहाँ आप कांटेक्ट करके कभी भी ले सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है। क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। लिख रखा है बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहने का मतलब आपको बेसिक, यदि मान लेते हैं फंक्शन मैनेजमेंट करना है, जैसे मान लेते हैं आपको दुकान खोलना है तो उसके लिए कौन कौन सा चीज़ बेसिक फंक्शन होना चाहिए। अब वो कह दिया होना नहीं चाहिए, हमसे कह दिया है, सिवाय सबसे पहले दुकान खोलेंगे तो आपको प्लानिंग करना ही करना पड़ेगा, तो ये तो सही है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अड्डी बनवाना, और कोई भी चीज़ आप खोलेंगे, चाहे प्लांट खोलेंगे चाहे कोई कंपनी खोलेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन करना ही करना पड़ेगा। तीसरा आपके सामने लीडिंग, यानी लीडिंग मतलब नेतृत्व में आपके होना चाहिए कि हमारे देखभाल में होना ही होना चाहिए। बट आउटसोर्सिंग देखा जाए तो डिपेंड करता है, जब आप कंपनी बैठा लेंगे तो सारी चीज़ें होती हैं। तो हमसे कह दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तुम्हारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना प्रिस्क्रिप्शन से ये क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। अब क्या लिख रखा है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इनक्रिप्शन में पूछा है। इनक्रिप्शन में क्या होता है, सबसे पहले ड्रग्स यानी दवा का क्या कर दिया, नाम लिखा जाता है। ठीक है, पहले कंडीशन में दवा का नाम लिखा जाता है और कितनी क्वांटिटी में देनी है। और जैसे मान लेते हैं अभी 5 दिन बोल दिए तो बोल देंगे ऐसे, देखो ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं, मतलब इसको दिन में 2 बार चलाना है। या बहुत सारे लोग ऐसे केवल बीडी लिख देते हैं, बीडी मतलब 2 टाइम और ओडी मतलब 1 टाइम, टीडीएस मतलब 3 टाइम, वो सारी चीज़ें। मतलब इनक्रिप्शन में दवा का नाम लिखा जाता है, कितनी क्वांटिटी में देना है उसका पूरा डिटेल में लिखा जाता है। क्या लिख रखा है आपके सामने, नेम तथा क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब दवा, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेम और एज लिखा जाता है। अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ से सारी चीज़ें बताना शुरू करिए। नेम और एज किसके अंतर्गत आता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन आप देखे होंगे तो आप अच्छे से बता देंगे। यहाँ से हमसे इनक्रिप्शन पूछा है तो इसमें दवा का नाम प्लस में क्वांटिटी आती है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने 2 नंबर। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, कोई एक व्यक्ति, तुम कैसे जान जाओगे कि वो फार्मासिस्ट है। सबसे पहले उसकी 2 ईयर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 2 ईयर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए, पीसीआई के, यानी जैसे मान लेते हैं अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। सिंपल सा क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, तब काम हो पाएगा। पहले दे रखा होल्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी। याद रखना तुम यानी डी फार्मा की डिग्री ले ली, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक फार्मासिस्ट तुम बन नहीं सकते। तो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। दूसरा, हैविंग द सफिशियंट एक्सपीरियंस इन यानी हॉस्पिटल प्रोफेशन, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे बंदे होते हैं बिना कुछ किए हॉस्पिटल पे रहते हैं, तो उनके दवाई के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो जाता है, बट वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि डिग्री नहीं रहेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो कैसे काम हो जाएगा। हैविंग ही सेम इंटर इन द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अभी बोले हैं तुम्हारे पास, देखिए फार्मासिस्ट राज्य में रजिस्टर होना चाहिए। मतलब जैसे आप उत्तर प्रदेश है तो बीटीयू बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो इसको बोर्ड करता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उसका नाम पूरा पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ दिया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट
एक्सेप्शन हमको बताना, एक्सेप्शन कहीं भी आए तो समझ जाना अपने माइंड में ये नॉट से रिलेटेड है। अब कह दिया तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या है, यानी देखा जाए जॉब एनालिटिकल, मतलब ये तो ह्यूमन करते हैं तो ये सही है। अब लिख रखा आपके साथ फाइनेंस एडवाइजर, जो तुम्हारे पास वित्तीय सलाहकार होते हैं, ये पैसा देने के लिए होते हैं, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग, हमसे रॉन्ग पूछा है। अब क्या लिख रखा, कंपनसेशन मैनेजर, इसमें तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट होते हैं। लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट, ये भी तो स्पेशलिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ, तो ये तो हमसे कह दिया नहीं है, तो फाइनेंसर तुम्हारे पास एडवाइजर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, अब आते हैं तुम्हारे पास 5th नंबर, कह दिया है हु इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट, बताइए पहला फार्मासिस्ट कौन है। अब इसको आप कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 में पहला ही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, यानी पहले फार्मासिस्ट कौन है। पहला दे रखा बर्ग, दूसरा गैलेन, दे रखा है लेमोरो और आपके सेडलर। अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, चलो हम इसको काट देते हैं। अब इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीफर टू द अथॉरिटी ये मैनेजर है द एडवाइड अदर मैनेजर और एम्प्लॉय। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, इसकी हिंदी समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी को संदर्भित करता है जो एक प्रबंधक और अन्य प्रबंधकों के कर्मचारी को सलाह देने के लिए होता है। याद रखना, कह दिया सलाह देने के लिए होता है। सलाह देने के लिए तुम्हारे पास एक बंदा होना चाहिए जो पूरा फंक्शन को क्या कर देता, कंट्रोल करता, वो फंक्शनल अथॉरिटी होती है। क्या करती है, फंक्शनल अथॉरिटी, जो पूरे काम को कि कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है, कैसे इसको गुणवत्ता बनानी है, सारी चीज़ मैनेज करने की जिम्मेदारी इसके फाइनेंशियल अथॉरिटी की होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लिख रखा, देखिए स्टाफ अधिकारी एक विशिष्ट कार्य को दिए गए अधिकारी को संदर्भित करता है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को देता है, वो क्या कर देता है, वो निर्देश देने का, निर्णय लेने का अनुमति देता है कि मतलब कोई चीज़ की जैसे क्वालिटी बन गई, मान लेते तुम्हारे पास कोई दवा बन गई तो उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, नियंत्रक मतलब उसमें कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, फंक्शनल अथॉरिटी के पास होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, सिंबल ऑफ द टॉप ऑफ कॉन्सोनेंट रेड यानी लाल कलर का होता है तुम्हारे पास यक्स और प्लस में आर यक्स ऐसे लिखा होता है। आर यक्स मतलब डॉक्टर लिखते हैं और यक्स ये रिप्रेजेंट करता किस शेड्यूल की दवा है, तो ये तुम्हारे पास यक्स शेड्यूल के अंतर्गत ये आती है, तो वही लिख रखा आर यक्स डिनोट करता आर यक्स शेड्यूल के अंतर्गत। आर यक्स शेड्यूल के अंतर्गत तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते, इसका शेड्यूलिंग वगैरह होती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन को लोगे तो आपको दिक्कतें होने की चांस है, जैसे लत लग सकता है, खतरनाक टाइप में होती है। तो इसकी कहानी यदि देखेंगे तो यहाँ पर लिख रखा, देखिए लेबल के बाईं ओर कोने पर लाल रंग से बनी ये होता आर यक्स होता है, ठीक है, यक्स आर यक्स होता है। यक्स मतलब आर किस शेड्यूल की दवा है, यक्स है, देखो यक्स शेड्यूल की दवाइयाँ आती हैं, यानी कि इनमें दुरुपयोग तथा लत लगने का उच्च संभावना होती है, मतलब एक खतरनाक टाइप में दवाइयाँ होती हैं, तो इसको इसी के अंतर्गत क्या हो जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा 8वां नंबर, अब भैया बढ़िया क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है, नेम ऑफ द ड्रग्स विच शैल बी मार्क अंडर द जेनेरिक नेम। अब बताइए जेनेरिक नेम क्या होती है, कम अंडर द, ये किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, तो जेनेरिक नेम देखा जाए तो इस शेड्यूल डब्ल्यू के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत साइकोटिक तथा नार्कोटिक ड्रग्स आती हैं। डब्ल्यू के अंतर्गत ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो केवल जेनेरिक नाम से बेच सकते हैं, ठीक है, मतलब उस पर जैसे कुछ भी देखें, अभी मार्केट में जाएंगे कहेंगे जेनेरिक दवाइयाँ चाहिए, तो जेनेरिक दवाइयाँ आज कंपेयर टू सस्ता होती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आती है। अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिख रखा, देखिए क्या होगा, भारत में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम अनुसूची यानी शेड्यूल डब्ल्यू के निर्देश किया गया है कि कुछ दवाओं को केवल जेनेरिक नामों के तहत लेबल किया जाना चाहिए और उसे बेचना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या होती है, सेल में देखा जाए तो ये क्या होता है गुरुदेव, सस्ता होता है और हर एक बंदा एफोर्ड इसको कर सकता है और अच्छी भी होती है। मत सोचना कि जेनेरिक दवाइयाँ खराब होती हैं, ठीक है, यूपी बिहार तो जेनेरिक वब चला था बाबू सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम है, झोंक द कोनो टेंशन है ठीक है, तो ये हो रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल जेनेरिक पर आधारित हैं, वो पेटेंट लिखेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा, ऐसी दवाइयाँ लिखें केवल उन्हीं की यहाँ मिले ये,
ठीक है। तो अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, ए ड्रग डैट इज इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बिलोंग टू अदर नेम मतलब मान लेते कोई दवा ए है बट इसको पैकेजिंग करके या किसी मेथड से, देखो बिलोंग टू यानी ड्रग्स ने विच बिलोंग टू अदर ड्रग्स मतलब एक दवा ए है, अब इसको नाम चेंज करके हम बी के नाम से बेच रहे हैं, तो भैया ये तो खराब हो, तो वही पूछ दिया गया है, एक दवा जिसे आयात किया जाता है उसका नाम दूसरी दवा का नाम होता तो दूसरी दवा का तुम्हारे पास होता, बताइए, ये बताओ, ए नाम है तो बी नाम से बेचा जाता है, मतलब पैकेज हो कि रैपर ऊपर हटा के, तो ओके कौन ड्रग्स बोलल जाएगा, ओके नकली दवा बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, नकली दवा। पहले दे रखा आपके सामने गलत ब्रांड दवा होती है, ब्रांड याद रखना पेटेंट हो जाती है, उसमें तुम छेड़छाड़ करोगे तो आपको क्या होगा, जुर्माना हो सकता है। नकली दवाइयों में जैसे मान लेते किसी नाम से दवा लिए और उसको थोड़ा सा अभी देखिए Liu52 पकड़ाया हुआ है, ठीक है, Liu52 पकड़ाया हुआ तो उसमें क्या करते हैं, लीवर 52 जो आपके हिमालय का आता है उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर देते, तो ये चीज़ें हो रही, तो नकली दवा पकड़ी गई थी तो उसको सुपीरियर ड्रग्स बोला जाता है। तो 9वां नंबर का 20 स्पेशल ड्रग्स होते इसमें चेंज नहीं कर सकते, मस्कुलर ड्रग्स में भी आप चेंजेज नहीं कर सकते, बट भैया इंडिया है यहाँ पर कुछ भी नोट जब छाप दे रहे हैं बताइए ठीक है, बट ये सब करना कानूनन अपराध है। अब कह दिया ब्लड बैंक कम अंडर, बताओ ब्लड बैंक किसके अंतर्गत आता है, ब्लड बैंक शेड्यूल एफ के अंतर्गत आता है। अब शेड्यूलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक, तो यहाँ से आप कुछ शेड्यूलिंग के बारे में देख सकते हैं। शेड्यूल एफ हमसे पूछा हुआ, देखिए अभी बोले थे शेड्यूल जो यक्स होता है यहाँ पर था, ठीक है, शेड्यूल यक्स के अंतर्गत तुम्हारे पास देखो, शेड्यूल यक्स के अंतर्गत तुम्हारे पास इंपोर्ट मैन्युफैक्चर दवाइयाँ की जाती हैं जो खतरनाक टाइप में होती है, लेबलिंग इसकी तगड़ी होनी चाहिए। शेड्यूल एफ हमसे पूछा, देखिए शेड्यूल एफ स्पेस होता कोई चीज इक्विपमेंट बनाना सप्लाई करना रिक्वायर्ड ब्लड बैंक रिलेटेड, तो किसके अंतर्गत आता, शेड्यूल एफ के अंतर्गत आता, देखिए ठीक है, तो यही चीज़ होता। अब इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 होता, पार्ट 1 तुम्हारे पास क्या होता, प्रोविजन एप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल तथा वायरल जो वैक्सीन बनाई जाती है ये रखी जाती है, कुछ लिविंग एनिमल तुम्हारे पास जैसे कोई सीरम हो गया, ये सारी चीज़ें सीरा फॉर द लिविंग एनिमल के लिए की जाती है। अब इसके पार्ट 1 यानी F2 F3 होती है, यानी F2 के अंतर्गत सर्जिकल ड्रेसिंग दी जाती है, F3 के अंतर्गत एम्पिलिकल कॉट जैसे मान लेते हैं ऑपरेशन के दौरान जो तुम्हारे पास कैंची होती है स्टीपिच वगैरह होती है F3 के अंतर्गत बनाई जाती है। तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा ब्लड बैंक किसके अंतर्गत आता, शेड्यूल एफ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब शेड्यूल बी के अंतर्गत देखा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फी यानी क्या होता है, रेट ऑफ फी फॉर टेस्टिंग एनालिसिस, जैसे मान लेते हैं अभी लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट तुम कराओगे कि सीबीसी कराएं, ये कराएं, वो कराएं, तो उसका फीस लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लाइसेंस देने की जिम्मेदारी यानी इसकी बी की होती है। अब क्या दे रखा, शेड्यूल डी दे रखा, शेड्यूल डी के अंतर्गत तुम्हारे पास वो प्रोविजन ड्रग्स का यानी प्रोविजन एक्सटेप्शन, कैसे इसका आयात निर्यात करना है एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे देश, तो वो कंट्रोल करता था। हमसे ब्लड बैंक पूछा तो ये हो जाएगा। अब फिर क्या दे रखा है, शेड्यूल यम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए शेड्यूल, इसको तुम अभी छोड़ो, शेड्यूल यम की कहानियाँ तुम सुनो, देखो ये शेड्यूल यम के दे रखा है। यम जो होती है तुम्हारे पास, शेड्यूल जो यम होती है, ठीक है, शेड्यूल यम होती है किसके अंतर्गत आती है, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए शेड्यूल जो यम होती है मैन्युफैक्चर लिख रखा GMP यानी गुड मैन्युफैक्चर प्रेसिड रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री परमिशन देने का काम, प्लांट करने का काम, इक्विपमेंट बनाने का काम शेड्यूल यम के अंतर्गत। अब इसे फर्दर देखो क्लासिफिकेशन किया गया, M1 होम्योपैथिक बनाएगा और तुम्हारे पास M2 कॉस्मेटिक आइटम बनाएगा, M3 मेडिसिनल डिवाइस बनाएंगे। तो हमसे केवल और केवल पूछा है शेड्यूल यम। अब बताइए शेड्यूल यम के अंतर्गत तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, मैन्युफैक्चर GMP गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस दे रखा, देखो गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस यानी फुल फॉर्म ने दे के तुम्हारे पास GMP सीधे दे दिया गया है, फुल फॉर्म ही बोल दिया है, तो गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये रही आपकी कहानी टोटल 11। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, आपके सामने 12 नंबर इधर पे आ जाते हैं। 12 नंबर क्या कहानी कह रही है, इनकी थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं यहाँ से। अब फिर शेड्यूलिंग के बारे में फोन पूछ दे। देखिए एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हमसे पूछा, सेल ऑफ द शेड्यूल यक्स। अब बताइए शेड्यूल यक्स के दवाई अंतर्गत वो दवाइयाँ रखी जाती हैं जो थोड़ा सा हाई यानी नार्कोटिक तथा साइकोटिक होती हैं। आपको दिखाते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से दवाइयाँ रखी जाती हैं। शेड्यूल यक्स के अंतर्गत आती हैं खतरनाक टाइप में दवाइयाँ जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। शेड्यूल जी हो जाएगा, शेड्यूल एच हो जाएगा, के हो जाएगा, अब यहाँ से यम हो जाएगा, यन हो जाएगा, सबसे लास्ट में शेड्यूल यक्स
है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शेड्यूल एक्स के बारे में देखिए दिया गया है। शेड्यूल एक्स के बारे में क्या दे रखा, देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हैबिट फॉर्मिंग होती है, जैसे नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। शेड्यूल एक्स हो गया आपके सामने यहाँ। फिर इनके बारे में और यहाँ से पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास कौन सा फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारे पास 2-3 फॉर्म चाहिए। देखिए लिख रखा तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस होती हैं, ये आपके सामने इतनी दवा का नाम दिया गया। इसके लिए जो तुम्हारे पास नॉर्मल जो फॉर्म चाहिए, जैसे तुमको लेना है ना कि कितने साल के लिए परमिशन हमको चाहिए, तो इसमें तुम्हारे पास 20F होती है और जी 2 होती है, इसी के अंतर्गत आप ले सकते हैं। तो कहीं दे रखा है, देखिए 21 दे रखा भैया नहीं होगा, यानी 19-20 नहीं होगा, एफ। ठीक है, एफ दे रखा और एफ यहाँ पर जी होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है एफ यानी क्या होगा 20F और 20G होती है। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं यहाँ पर देखिए लिख रखा है। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास जैसे, अब याद रखना जो एफ यानी 20F होती है ये खुदरा बिक्री के लिए होती है, मतलब जैसे ना 1 टिकिया 2 टिकिया 10 टिकिया बेच दिए, थोक बेचना है तो आपको ये आवश्यकता होती फॉर्म। अब क्वेश्चन में देखिए घुमाएगा, कहेगा शेड्यूल एक्स के लिए तुम्हारे पास मान लेते खुदरा बिक्री करनी, मतलब जैसे फुटकर विक्रेता बोलते हैं, उनके लिए फॉर्म तुम्हारे पास 20F होता है। अब जो थोक विक्रेती है फॉर्म क्या होता है 20G होता है। इस आवेदन के तहत आपके क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप इस शेड्यूल की दवाइयाँ बेच सकते हैं। क्योंकि अभी देखे थे नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स थी, लत लगने का चांस रहता है, तो कितना बेच रहे हैं सब कुछ आपको ब्यौरा सरकार को देना पड़ता है। ठीक, 13 नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाता है गुरुदेव। अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहते हैं रे सिंड्रोम। अब देखिए रे सिंड्रोम बताओ किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो रे सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा कहानी सुनिए। इसमें होता क्या है रे सिंड्रोम के बारे में, जो आपके सामने लीवर होता है और प्लस में तुम्हारे पास ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है आपके सामने, स्वेलिंग मान लेते हैं, सीधे इन्फ्लामेशन क्या लिख देते हैं, स्वेलिंग लिख देते हैं। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। तो अब इनके यानी किससे रिलेटेड है, ये ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन में तुम्हारे पास एस्पिरिन जो सर दर्द के लिए बहुत सूटेबल दवाइयाँ होती हैं। एसिटाइल सक्सिलिक एसिड होता है जो एस्पिरिन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फेनिटीन देखा जाए तो कब प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई बंदा को मिर्गी आने का, दौड़ा पड़ने का। हिपरिन देखा जाए तो एंटीकोगुलेंट है। और थियोफाइलिन देखा जाए तो तुम्हारे पास सांस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अस्थमा होगा, COPD वगैरह में। ठीक, तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम आते हैं तुम्हारे पास 14 नंबर क्वेश्चन पे, लिख रखा स्ट्रेट कैथेटर इज डिजाइन फॉर, बताइए स्ट्रेट कैथेटर बताओ कब डर जाता है, जब हमारे पेशाब रुकने का चांस होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास देखा जाए तो सीधे स्ट्रेट जाके हमारे, देखिए इसको यदि बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपके सामने किडनी हो जाएगी, यहाँ से आपके सामने किडनी यहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर आपके सामने यहाँ से हो रही है। ठीक, अब होता क्या है, यूरेथ्रा के द्वारा हम क्या कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में नली डाल देते हैं और यहाँ से हमारा यूरिन बाहर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये कैथेटर देखा जाए तो लचीले होते हैं और किसके बने होते हैं, सिलिकॉन वगैरह, लैटेक्स वगैरह के बने होते हैं। अब क्यों बनाया जाता है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए सीधा कैथेटर एक प्रकार का कैथेटर होता है जो उससे मूत्राशय मतलब पेशाब की थैली मूत्र निकालने के लिए डाला जाता है। इसका उपयोग आमतौर पे यानी क्या लिखा, अल्पकाल्पनिक मतलब कुछ समय के लिए कैथेराइडाइजेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे ये तुम्हारे पास है ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए सीधे कैथेटर का ये यानी आमतौर पर, ठीक, आमतौर पर ये लैटेक्स और सिलिकॉन जैसी लचीले सामग्री से बने होते हैं और ये सीधे और डालने में थोड़ा सा आसानी होता है, इजीली क्या कर देते हैं, मोस्टली यही लोग करते हैं प्रयोग। ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, हु इज द, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ फार्मी यानी क्या लिखा, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या होगा, यानी फार्मेसी के तुम्हारे क्या बनाना है, सेक्रेटरी बनाना, तो एक अच्छा सा फार्मासिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट हो जाएगा, प्रशासनक नहीं होता। ठीक है, फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, आगे की तरफ ना 60 नंबर, ड्रग्स रिक्वायर टू बी परचेज फॉर द हॉस्पिटल प्रिपेयर। मतलब तुमको नॉर्मल देखा जाए तो कह दिया गया क्या, मान लेते हैं अस्पताल के लिए खरीदे जाने वाली दवा तैयार की जाती है, कहाँ पर की जाती है, तो ये तुम्हारे पास सबसे पहले ये तुम्हारे पास फार्मेसी, जिसको शॉर्ट में PTC बोलते हैं, ये आपके सामने फार्मेसी। ठीक है, ये फार्मेसी T से आपके सामने क्या हो जाता है, आपके सामने थेरेप्यूटिक्स मतलब उसके ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहा है।
और ये कमेटी होती यही बनाती है कि कितनी दवाइयाँ इनको देनी है, कितना नहीं देना है। खरीदे जाने तैयारी तैयार की जाती है पीसीटी के द्वारा, पीटीसी के द्वारा होती है, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के द्वारा की जाती है। तो 16 नंबर का ये आपके सामने ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे कोई दवाइयाँ बनानी है तो फार्मूलेशन वगैरह करना पड़ेगा ना, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। 17 नंबर क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रजिस्ट्रेबल क्वालिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब सॉरी फार्मासिस्ट हमसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत नहीं की जाती है। यदि डी फार्मा की है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौनो टेंशन नहीं। बैचलर की डिग्री वाले भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं। डिग्री ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप दे सकते हैं, बट फार्मा डी देखा जाए तो तुम्हारे पास जिसे हम फार्मा डी बोला जाता है, शॉर्ट में यदि देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मा डी बोलते हैं। डी फार्मा नहीं याद रखना, ये फार्मा डी होती है, ठीक है। ये 4 या 5 साल का कोर्स होता है, डॉक्टर की कैटेगरी में आप रख पाएंगे, तो ये डॉक्टर के लिए होता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये सब हटाओ जी, ठीक। अब यहाँ पर 18 नंबर, ये भी हलवा क्वेश्चन पूछा है, इसको भी हम नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के आपको दिखाना है। क्या लिख रखा, ड्यूरेशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब यदि मान लेते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिए हैं तो आपको अप्रेंटिस जो करते हैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग जो करते हैं वो कितने घंटे का होता है, ये बच्चे को पता है। 100 घंटा, 200 घंटा, 300 घंटा या 500 घंटा। आप कमेंट बॉक्स में इसको भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख के दिखाएंगे, देखें सबसे पहले कौन लिखता है, ठीक है। अब आते 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्या दे रखा है, विच ड्रग्स इज हायर, ठीक है, हायर कर दिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द मेल कंपेरिजन विद द फीमेल। कहने का मतलब तुम्हारे पास इसमें कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है, इसमें से कौन सी दवाइयाँ हैं महिलाओं की तुलना में पुरुष में किस दवा का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अधिक होता है। C2H5OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिलेनॉल बोलते हैं, ठीक है, एथेनॉल बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में की जाए कि तो एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। कीटाकोनोजोल, ये देखा जाए तो चाहे मेल और फीमेल क्वांटिटी के हिसाब से दिया जाता है डॉक्टर, यानी सिमेटाडीन ये भी दिया जाता है, क्यूनिडीन दिया जाता है, बट एथेनॉल देखा जाए, ठीक है, तो ये मेल की यानी फीमेल की तुलना में मेल में ज़्यादा एक्टिव फास्ट यानी फास्ट थोड़ा सा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल के बारे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इनकी कहानी सुनिए, देखिए। एथेनॉल महिलाओं की तुलना में पुरुष में उच्च मतलब तेजी से फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब याद रखना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसको क्या कहते हैं, लीवर ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का एक पहला आर्गन है, ठीक है। हाई देखो, हायर फास्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रदर्शित करता है। यह अंतर मुख्य रूप से पुरुषों के पेट और यकृत मतलब लीवर में एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम क्या होते हैं, उच्च गतिविधियों के कारण होती, जो एथेनॉल को परिमाण गति, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में प्रवेश करने से पहले मेटाबोलाइज कर देता, कौन, लीवर। अब लीवर करेगा मेटाबोलाइज तो अंत भरने से भेजला किडनी के, अब किडनी फिल्टर करके पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दी गई थे। देखो पेशाब जो यूरिन जो शराब पीते हैं तो यूरिनेशन बार बार करते हैं। तो ये आपके सामने कहानी हो गई इनकी। नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ड्रग्स पेनिट्रेट CNS बेटर, मतलब तुम्हारे पास कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं और वो बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करती है। क्यों, क्योंकि CNS में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है, ब्रेन के बगल में तुम्हारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ब्रेन के बगल में मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मेनिंजियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको पास करने के लिए सबसे पहले आपको सामने ऐसा दवा होना चाहिए जो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। तो लिपिड सॉल्युबल जो बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब होकर हमारे अंदर चला जाता है। देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिख रखा है लिपिड सॉल्युबल दवाइयाँ CNS पे अधिक, ठीक है, अधिक लिख रहा अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश करती, क्योंकि ये आसानी से रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर जाती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसको पार कर जाती है, ठीक है, जो कसकर पैक, ठीक है, टाइटली पैक यानी इंडोथीलियम सेल की बनी होती है, ठीक है, और ये हाईली सिलेक्टिव होती हैं और नॉन आयनाइज्ड होती हैं, और लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, आराम से घुस जाएगा अपने टारगेट पे, अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये लिपिड सॉल्युबल दवाइयाँ हमारे ब्रेन पे बहुत तेज़ी से वर्क करती हैं।
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, पैरासीटामॉल के बारे में पूछा है। पैरासीटामॉल अंडरगोज मेटाबोलाइजियम यानी मेटाबोलाइज बाई, बताओ किसके द्वारा ये मेटाबोलाइज होता है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, सल्फेट कॉन्जुगेशन, इसके लिए तुम्हारे पास नहीं है। ग्लूको, ठीक है, ग्लूकोरोनाइड यानी क्या होता है कंजुगेशन, इसके लिए तुम्हारे पास सही है। क्यों, क्योंकि इनकी कहानी यहाँ से देखिए क्या लिख रखा है, पैरासीटामॉल यानी पैरासीटामॉल मुख्य रूप से लीवर में, ठीक है, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन से गुजरता है। यहाँ यह पानी में घुलनशील मेटाबोलाइड में परिवर्तित हो जाता है और मूत्र में आसानी से घुलनशील होकर पैरासीटामॉल हमारे शरीर से उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, याद रखना बहुत सारी दवाइयाँ, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ लीवर के ही द्वारा क्या कर दी जाती है, मेटाबोलाइज की जाती है यदि ओरली ले रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, अमीनोफाइलिन इज। अब बताइए अमीनोफाइलिन देखा जाए तो 2 दवाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तुम्हारे पास दवाइयाँ क्या होनी चाहिए, थियोफाइलिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थियोफाइलिन होनी चाहिए। थियोफाइलिन के साथ साथ तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इथाइलिन एमीन होना चाहिए, वही डाई एमीन होना चाहिए, तब जाके एमाइन होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, अमीनोफाइलिन बनेगा। अभी इसी पे डेरीफाइलिन भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो डेरीफाइलिन में थियोफाइलिन के साथ साथ तुम्हारे पास इटियोफाइलिन होता, अभी नीचे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले इसमें तुम्हारे पास एमिनोफिलिन में तुम्हारे पास क्या होगा, अब देखिए कैफीन इथाइलिन भैया यहाँ पर नहीं है, थियोफाइलिन और इससे ये जो बनता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेरीफाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेरीफाइलिन बोलते हैं। अब डेरीफाइलिन का यूज बताओ कहाँ पर होता है, डेरीफाइलिन का यूज कहाँ पर होता है, जैसे मान लेते किसी को सांस में प्रॉब्लम होती है जैसे COPD वगैरह में। ठीक है, तो ये डेरीफाइलिन हो गया, तो ये भैया रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कैफीन और इटियोफाइलिन होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने थियोफाइलिन और यानी थाइलिन डाइएमीन होता, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, देख ला, पॉपुलर ब्रांड नेम ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, डेरीफाइलिन। ठीक है, अब डेरीफाइलिन में तुम्हारे पास बोले थे, देखिए डेरीफाइलिन में थियोफाइलिन तथा इटियोफाइलिन होना चाहिए। तो इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन इसका कॉम्बिनेशन देखो कहीं पर है, इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह दिया तुम्हारे पास टार्टर इमिट्स इज, मतलब जो टार्टर इमिट्स होते हैं उसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, उसमें एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट पाया जाता है, टार्टरेट पाया जाता है, पोटेशियम भैया नहीं। ठीक है, एंटीमनी होना चाहिए, तो सोडियम हो गया, बचा एक तुम्हारे पास एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट होना चाहिए। ठीक, तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखे यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ कहानी थोड़ा सा चलती है आपके सामने। ठीक है, 25 नंबर पे क्वेश्चन की कहानी चलती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 25 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन ऐसी दवाइयाँ होती जो मुंह के द्वारा ली जाती हैं। ठीक है, मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेट विथ द फूड, मतलब खाने के साथ ली जाती है। देखो क्या लिख रखा, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक दवाइयाँ जो भोजन के साथ लेनी चाहिए, मतलब जो भोजन कर रहे हैं उसी के साथ लेनी चाहिए। उसमें तुम्हारे पास क्या होता है, स्क्वेनावीर होता है। ठीक है, इसमें ये एक एंटीवायरल दवा होती है। ये करती क्या है, आपके जब खाने के साथ लेंगे तो लिपिड में घुल के जो प्रोटीएज होता है, ठीक है, यह प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए पेप्सिन एंजाइम होना, इसी के साथ वो बाइंड करके अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इनकी कहानी यहाँ पर देखिए लिख रखा, देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, स्क्वेनावीर एक एंटीवायरल दवा है जो प्रोटीएज इनहिबिटर, देखिए प्रोटीन होता ना, तो प्रोटीन इनहिबिटर पे काम करता है, जिसका उपयोग HIV संक्रमण के इलाज में किया जाता है। यह एक तुम्हारे पास लिपोफिलिक मतलब फैट साल्बुल होता है, जो फैट साल्बुल से घुल के, अब देखिए उसके यदि खाने के साथ लेंगे ना तो ये बड़ा तेज़ी से, देखो अन्य की तुलना में 3 गुना तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे अपना काम हो सकता है। ठीक, तो ये वर्क करता है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 26 नंबर क्या दे रखा है, इन फार्मासिस्ट कॉल द फिजिशियन टू रिपोर्ट एन, ठीक है, रिपोर्ट एन इंक्रीज INR, आई से तुम्हारे पास इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है फॉर द पेशेंट, और वारफारिन क्या रहेगा, वारफारिन तुम्हारे पास हमारे शरीर के अंदर होता है जो आपके सामने ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। प्रोटोकॉल
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मोस्ट लाइकली टू बी अकाउंटेड फॉर द एब्जॉर्प्शन, मतलब तुम किस दवा का प्रयोग करोगे। हिंदी समझिए क्या लिख रखा। एक फार्मेसी चिकित्सक को वारफारिन प्रोटोकॉल पर एक मरीज के लिए INR में वृद्धि की रिपोर्ट करने के लिए कॉल करता है। कहने का मतलब बोलता है कि उसके अंदर वारफारिन की मात्रा क्या हो गई है, थोड़ा सा वृद्धि यानी बढ़ गई है, ठीक है, रेशियो बढ़ गया है। तो और तुम्हारे पास बढ़ गया तो निम्नलिखित में से कौन सा दवा का अवलोकन सबसे अधिक, तो जो डॉक्टर बताएगा कि ये दवा उसको दे दो तो वो सूटेबल हो जाएगा। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने क्या दे दिया गया है, लिख रखा है C4, ठीक है, C4 10 यानी टेंट होता है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। रिमीपरा का नहीं कर सकते, डिगॉक्सिन का नहीं कर सकते, पेंटाप्राजोल का मोस्टली केस में क्या जाता है यदि एसिडिटी का चांस रहेगा तो, बट यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। 27 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, सेफ एंटी इमेटिक ड्रग्स यूज इन द मॉर्निंग सिकनेस, मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो किसी को उल्टी आ रही है और मॉर्निंग स्लीपिक सिकनेस होती है, मतलब सुबह सुबह उठे तो देखेंगे थोड़ा सा उल्टी टाइप में होती है उनको, और प्रेगनेंटी में यानी प्रेगनेंसी में आप क्या कर सकते हैं, उस दवा को दे सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में उस दवा को देख सकते हैं। तो उसमें कौन सी दवाइयाँ हैं, अब आपके सामने पहला कंडीशन में दे रखा आपके सामने डाईफिनाइल हाइड्रामीन, तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते यदि प्रेगनेंसी रही तो, ठीक है। मेक्लीजीन, इसका तो प्रयोग किया जा सकता है, तो A B वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख रखा है मेक्लीजीन को मॉर्निंग सिकनेस यानी किसमें, गर्भाशय के दौरान मतली तथा उल्टी, मतलब जैसे कोई फीमेल है, अब देखेंगे उसके पेट में जब बेबी ग्रो करता है, ठीक है, तो उसमें सुबह उठती है तो तुम्हारे पास उल्टी वगैरह होती है, कि इलाज में एक सुरक्षित तथा प्रभावी एंटी एमेटिक माना जाता है, ठीक है, जो सेडेटिव इफेक्ट और एंटी हिस्टामिन को क्या कर देता है, ये थोड़ा सा कम करता है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ड्रग्स डेट इनहिबिट द यानी कंजर्वेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, याद रखना टेस्टोस्टेरोन को किसमें, डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करते हैं इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले क्या कर देते हैं, फिन यानी क्या लिखा, फिनास्टेराइड का तो प्रयोग कर सकते हैं, ड्यूट्रास्टेराइड का इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ANB, तो मतलब इस पर तुम टिक मार देना, इसका तुम प्रयोग कर सकते हो। अब ये करते क्या है कि इसको इनहिबिट करते हैं, देखिए लिख रखा आपके सामने, ये जो दोनों दवाइयाँ फिनास्टेराइड होती है और ड्यूट्रास्टेराइड दोनों ही 5 अल्फा, ठीक, एडिनो रिसेप्टर अवरोधक होते हैं, मतलब रेसिस यानी क्या होता है उसको इनहिबिट करते हैं, और ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा मतलब कैंसर का पहला स्टेज होता है में, ठीक है, और मेल में देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जिसे DHT में बदलने से रोकने का काम करता है और इजीली हमारा जो कैंसर का रूप धारण कर ला वो काम हो जाएगा यहाँ से। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा है डिस्पेप्सिया इज टर्न फॉर, मतलब डिस्टेप यानी क्या लिख रखा है, डिस्पेप्सिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एब्डोमिनल, नीचे वाला जो तुम्हारे पास दर्द करेगा तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो एब्डोमिनल पेन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब एब्डोमिनल पेन देखा जाए तो जैसे मान लेते किसी को अपच हो गया तब भी हो सकता है, ठीक है, जलन टाइप में हो सकता है, पेशाब करेगा तब भी जलन होगा, बट मोस्टली क्या होता है पेट दर्द में ही एब्डोमिनल में प्रयोग किया जाता है डिस्पेप्सिया के बारे में। अब यहाँ से क्या कर दिया, 30 नंबर क्वेश्चन, एंड लिख रखा एन अनप्लेसेंट बर्निंग फीलिंग फेल्ट बिहाइंड द ब्रीस्ट, ठीक है, ब्रीस्ट डन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ब्रीस्ट मतलब तुम्हारे पास फीड होना चाहिए, यानी क्या लिख रहा है बोन आफ्टर द कंपेनियन बाई ए सोर आर द बीटर टेस्ट इन द थ्रोट इज कॉजेज बाई, कहने का मतलब तुम्हारे पास गले में खट्टा तथा कड़वा के स्वाद व लक्षण के एक अप्रिय जलन महसूस होने का कारण, जैसे खाना वाना खा लेते ना, देखेंगे पेट के साथ निकलता बड़ा तेजी से, ठीक है, तेज से निकलता है तो पता चलता है बड़ा खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है, तो होता क्या है, ये आपके सामने आइसोफेगस हो गया या आपके सामने पेट हो गया, तो पेट से जब क्या कर रही है गैस आइसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स करती है तो उसे हम गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स बोलते हैं, GER गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, एसिडिटी क्या होती है, जब पेट में हमारी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो बाहर नहीं आती, मोस्टली अंदर रहती है। पेप्टिक अल्सर, जब पेट में अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, उसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। गैस्ट्रो आइसोफेगियल रिफ्लेक्शन, तब जलन बड़ा टाइप में होती है, ठीक है। ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक, अब देखिए यानी एंटीबायोटिक के लक्ष्य से मोस्टली क्या कर दिया जाता है आपके सामने,
एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए अब दो तरह के फैटी एसिड होते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एक दूसरा आपके सामने अनसेचुरेटेड होती है। सेचुरेटेड फैटी एसिड की कहानी सुनिए। सेचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मोस्टली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अनसेचुरेटेड में चाहे कार्बन कार्बन के बीच में चाहे डबल बॉन्ड हो सकता है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो हमसे केवल और केवल क्या पूछा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इसकी कहानी और भी हम आपको बताते हैं। देखिए लिख रखा है, सेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत क्या हो जाता है, ब्यूटारिक एसिड आता है, लॉरिक एसिड आता है, लिख रखा मेस्टरिक एसिड आता है, पामिक एसिड आता है, स्टेरिक एसिड आता है। ठीक है, स्टेरिक एसिड 2 बार लिख दिया गया। अनसेचुरेटेड में तुम्हारे पास क्या होगा, ओलिक एसिड आता है, यानी क्या लिखा है, पाल्मिटोलिक एसिड आता है, इलियोडिक एसिड आता है, लिनोलिक एसिड आता है, लिनो एसिड आता है, लिनोलेइक एसिड है, लेनिक एसिड है और लेइक एसिड है, आर्चिडोनिक एसिड है। तो अनसेचुरेटेड पूछा गया है। तो अनसेचुरेटेड में तुम्हारे पास बताओ क्या है। अनसेचुरेटेड में नॉर्मल देखा जाए तो आपके सामने देखिए ओलिक एसिड पहले ही दिया गया है। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड पे तुम टिक मार दोगे ओलिक एसिड के बारे में। ये कहानी हो गई आपके सामने। यहाँ से कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, जो एक तरह का बेस नेचर यानी क्षार होता है, जिसको हम बेसिक नेचर बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा NaOH। ये HCl देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे पेट में पाई जाती है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये गलत लिख रखा, CaCO3 होता है, ये आयोडीन होता है, जो मान लेते हैं ग्वाइटर वगैरह हो गया। ठीक है, या एंटीसेप्टिक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो दो तरह का होता है, सुनेंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, जिसे HDL, ये आपके सामने क्या बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। एक आपके सामने LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो भैया टिक मारा है पे। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, ये भैया तो ब्लड थक्का बनाने में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब याद रखना HDL जो होता है आपके सामने गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी अब हमसे क्या पूछ दिया है जी, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो LDL इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अलग अलग डेंसिटी के तुम्हारे पास लिपोप्रोटीन होते हैं, उनकी कहानी बता रही है। 34 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते। वनस्पति घी, वनस्पति घी फोर्टिफाइड विथ किसके साथ तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मिलाया जाता है। ठीक, तो विटामिन A के साथ मिलाया जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके सामने। अब देखिए कहते हैं वनस्पति घी, ऐसे घी जो तुम्हारे पास अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए। ठीक है, तो खराब क्वालिटी का रहेगा तो साबुन वगैरह बनाने में प्रयोग कर दिया जाता है। वनस्पति घी जैसे डालडा वगैरह हो गया, वसा, फैट, लिपिड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 34 नंबर का तुम्हारे पास विटामिन E इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा है, वनस्पति घी एक प्रकार का तुम्हारे पास हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन जोड़ते जाओ तेल है, जिसका उपयोग आमतौर पे खाना पकाने के लिए किया जाता है, पोषण संबंधी कमियों को दूर करने, खास करके विटामिन A की कमी को दूर करने, क्योंकि इसलिए विटामिन A मिलाया जाता है कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, यानी फोर्टिफिकेशन यानी के लिए नहीं होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या पा जाते हैं, लिख रखा अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल। ठीक है, ईच स्टूल चिल्ड्रन लेस देन तुम्हारे पास 24 मंथ, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, 24 महीने का नीचे कोई बच्चा है, प्रत्येक मतलब जब आपको, ठीक है, कहते हैं ना उल्टी दस्त हो रही है, तो मतलब हर एक बार जब टॉयलेट करके आ रहा है तो ORS की कितनी मात्रा देनी चाहिए, 50 ml से लेके तुम्हारे पास 100 ml तो देना ही देना चाहिए। 40 से 55, 100 से 150, 10 से लेके 30, 50 से बचा, ये हो गया। इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने 35 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा, इंडियन पेडियाट्रिसिटी, मतलब पेडियाट्रिसिटी ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बच्चे के देखभाल करते हैं। ठीक है, वो द पाइनियर यूज टू ऑफ ORS, मतलब पहली बार यूज किए थे ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया। कहने का मतलब वह भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ जिन्होंने दस्त के उपचार के लिए ORS का प्रयोग पहली बार किया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये हटावा कहाँ गई। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, इधर कहानी दे रखा है। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा डॉक्टर जॉर्ज के बारे में बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो गया,
ठीक है। डॉक्टर अरबाहर जो को भी दे रखा, या डॉक्टर दिलीप दे रखा, ठीक है, ये हिंदियन लग रहे हैं तो ही पा रहे, ठीक, ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, लिख रखा है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड ऐसे क्या होता है, जो बच्चे के यानी पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग के लिए वगैरह की जाती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिक होती है, अलग अलग होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक होती है या इंटरनल होती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, जिसमें कह दिया परमानेंट मेथड हमसे कह रखा है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन में दे रखा, परमानेंट में दुइया होता, पहला दे रखा आपके सामने जो मेल में देखा जाए, ठीक है, मेल में देखा जाए तो क्या होती है, वॉसेक्टॉमी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वॉसेक्टॉमी, मतलब तुम्हारे पास वॉसेक्टॉमी क्या होती है, जैसे हमारा टेस्टिस हो गया, ये 2 टेस्टिस हो गया, यहाँ से निकलने वाली जो नस रहती है उसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं, ऐसे जो लेकर आती है, ठीक है, जो लेके आती है, इसी नस को कट करके टाइट कर देते हैं, तो उस मेल में कहेगा तो वॉसेक्टॉमी, फीमेल में देखा जाए फॉलोपियन ट्यूब होता उसको बंद करते हैं। तो इंट्रा यूटरनाइज डिवाइस अलग अलग होती है, परमानेंट है, इसको निकाल के दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डीपेट फार्मूलेशन, अब इसके लिए तुम्हारे पास जब दवा खाते हैं तो मेस्टुअन साइकिल को एक्सचेंज कर देता, तो ये भी नहीं हो जाएगा। लिख रखा नॉन स्केपल भैया वॉसेक्टॉमी, तो सी पे तुम्हारा यहाँ से मेस्टुअन मानसिक धर्म को क्या अल्टरनेट करना, मतलब आपको पता है कि अंडा जो निकल रहा 14 डे पे निकल रहा है, तो उसके पहले तथा उसके पहले आप इंटरकोर्स में ठीक अपने आप को शामिल कर सकते हैं, तो ये परमानेंट मेथड नहीं है, ये तुम्हारे पास टेम्परेरी मेथड हो जाएगा। सेफ पीरियड इज आल्सो नोन एज, मतलब इसमें से सेफ पीरियड किसे बोला जाता है, ठीक है, सेफ पीरियड मतलब अवधि डैश को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है, कैलेंडर मेथड होता है, या सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, या बीबीटी मेथड होता है, या आपके सामने बी से तुम्हारे पास क्या होता है, बॉडी यानी बी से बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड से होता है, कि मतलब फीमेल अथवा मेल का बॉडी टेम्परेचर मैच कर रहा है कि नहीं। लिख रखा सिंपैथोथर्मिक मेथड होता है, तो ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग है। इसमें होता क्या, सेफ पीरियड मतलब समझिए क्या होता है, देखिए यानी फीमेल में देखा जाए तो 1 से लेके डैश 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 करके मान लेते हैं 14 डैश डैश करके मान लेते हैं 28, इसी के बीच में उनका क्या होता है, पीरियड आता है। तो कैलेंडर मेथड से आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवुलेशन देखा जाए तो 14 से लेके 17 के बीच में होता है, यानी अंडा यहाँ से मैच्योर होके निकलना शुरू होता है। उसी दौरान यदि आप सेक्स को एवॉइड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरह का ये भी मेथड है आप कॉन्ट्रासेप्टिव यानी फैमिली प्लानिंग का तरीका। तो ये कैलेंडर मेथड होता है जो सेफ पीरियड मेथड होता है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो भी फीमेल को पता होना चाहिए कि अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया, उसको काउंट करके मेंशन करते हैं। 39 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब देखिए मेल में पूछला, फिनोमेल में पूछला, वही परमानेंट मेथड वॉसेक्टॉमी तुम्हारा अखियाँ मूंद के, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब ट्यूबरोक्टॉमी कहेगा तो ये गुरुदेव किस में होता है, फीमेल में होता है, उसमें फॉलोपियन ट्यूब टाइट करके, जिसे हम क्या इसको नसबंदी, इसको एक्चुअल में नलबंदी बोला जाता, बट नॉर्मल क्या कहते हैं, नसबंदी बोला जाता, बस काम हो जाता है यहाँ से, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ पर चलते हैं। विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द हार्मोनिज्म बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी और इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है कि कोई हेल्दी बॉडी मतलब ये तुम्हारे पास लिविंग है, अब इन्वायरमेंट मतलब जैसे हवा पानी पेड़ पौधे ये चीज़ें होती हैं, तो अब यहाँ से मतलब उसको हम यानी इन्वायरमेंट को हम नॉन लिविंग मान लेते हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, और इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं, तो इकोलॉजी कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो लिख रखा कौन सी अवधारणा स्वास्थ्य शरीर और पर्यावरण के बीच में संतुलन का वर्णन करती है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट करता है। ये बताता है कि हमको जीवित रहने के लिए कितनी अशुद्ध यानी कितना अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन कितना करना चाहिए, फूड कैसा खाना चाहिए, हर्बल ड्रग्स वगैरह सब मेंशन करने की जिम्मेदारी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है, ठीक। ये हो गया 41 नंबर। 40 नंबर में क्या दे रखा आपके सामने, कहानी यहाँ से जा लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो बर्न डिजीज एक्सेप्ट, भैया मच्छर जनित रोग नहीं है, डेंगू भैया मच्छर से होता, तो ये मच्छर से होने वाला तुम्हारे पास बीमारी है, हमसे नहीं पूछा। चिकनगुनिया भी बीमारी तुम्हारे पास किससे होता है गुरुदेव, चिकनगुनिया भी जैसे मान लेते हैं हमको काटा आपको काट लिया, तो ये मच्छर के काटने से होता है। जापानी तुम्हारे पास इंसेफेलाइटिस, ये भी तुम्हारे पास मच्छर के काटने से होता है। KFD होता है, यानी क्या लिख रखा कैसनर फॉरेस्ट डिजीज, ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये मच्छर से काटने से नहीं होता, हम नहीं पूछा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब इसकी कहानी देखने के लिए देखे तुम्हारे पास क्या होता है,
KFD यानी तुम्हारे पास KFD एक टीका जनित रोग है जो टीका के द्वारा फैलता है, मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, ये भारत के कुछ ही हिस्सों में प्रचलित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी थोड़ा सा सुनिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाट लगा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तुम्हारे पास मेथड नहीं है। शोर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, कम्युनिकेशन मेथड से चिल्ला हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाना चाहिए तो शोर होता है। मल्टीपल ट्रांसमीटर, अलग अलग ट्रांसमीटर लगा दी जाए, जैसे ठीक है व्हाट्सअप के जरिए, ये सब ट्रांसमीटर मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन से होता, मैसेज के जरिए होता, माइक लगा दिया जाए तो इससे हो सकता है। ठीक है, लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू, जैसे भोजपुरी में बोल रहे हैं। अभी हॉस्पिटल पे काम करेंगे तो दादी उदी आएंगे, मान तो दादा उदा आएंगे तो भोजपुरी में तो बात करेंगे। अब तो इंग्लिश झाड़े लगला तो कहीं ये बड़ा नौटंकी करता था, जैबा नहीं गए। पॉल्यूशन, ये तुम्हारे पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। ठीक, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे आपके सामने क्या दे रखा है, रैमन टेस्ट किसके लिए किया जाता है। अब रैमन टेस्ट बताओ किसके लिए किया जाता है। ये कार्डियोग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए, आपके सामने कार्डियोग्लाइकोसाइड, ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या दे रखा। अब कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे पास अलग होता है। एल्कोलाइड के लिए सुने होंगे तुम्हारे पास कीलर केनाली टेस्ट किया जाता है। किसके लिए, एल्कोलाइड के लिए। ठीक है, तो अमीनो एसिड के लिए तुम्हारे पास प्रोटीन होता है तो इसलिए नहीं, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 44 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आता है। अब डिजिटैलिस देखा जाए तो पहला ऑप्शन में दे रखा डिजिटैलिस, तो डिजिटैलिस गुरुदेव बताइए क्या होता है। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एल्कोलाइड होता था, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, सेन्नाय होता है, बार्बोलिन होता है, इसमें तुम्हारे पास क्या पाए जाते हैं, एल्कोलाइड नेचर के पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड नेचर के पाए जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो क्या पाया जाता है, ओ ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। क्या होगा, समान रूप से देखेंगे, बार्बोलिन आप ये फार्माकोग्नोसी में है, ओ ग्लाइको, ठीक है, साइड पाया जाता है। ओ ग्लाइकोसाइड इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये फिर देख ला, ऊपर तो पूछे थे ना। ठीक है, देखिए कीलर केनाली टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन फॉर एल्कोलाइड के लिए क्या होता है, आपके सामने एल्कोलाइड के लिए होता है, जो किसमें पाया जाता है, डिजिटैलिस। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ आर एंटीबॉडी, क्या दिया, हाउ आर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, यानी तुम्हारे पास इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे आप एनसीईआरटी में 11-12 के, तो ऐसे तुम्हारे पास रहा होगा। तो ये वाई शेप का होता है, तो वाई शेप इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। एंटीबॉडी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 11th एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, 11th या 12th में। ठीक है, ये एंटीबॉडी इस शेप का। अब एंटीबॉडी क्या करती है, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो गया, इस सबको पहचान के धड़ाधड़ दूध तमाचा मार के भगा दी। ठीक है, ये टाइप में होता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन हैज़ द मॉलिक्यूलर वेट, उसका तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर सबसे ज़्यादा होता है, 65,000 होता है, 65,000। तो तुम्हारे पास 60 से लेकर 70,000 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। एक्टिव इम्यूनिटी बताओ कैसे मिलती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे आपके शरीर के अंदर कोई वैक्सीन लगा तो जान जाएगा कि अच्छा चाहे वो किल लगाया जाए चाहे नॉन किल लगाया जाए, तो वो जान जाएगी कि अच्छा इसको मारना है, तो वैक्सीन से तो होता है। टैक्सॉइड भी लगाया जाए तो इससे भी होता है। नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो इससे होता है। सब कुछ अपनी एक्टिव इम्यूनिटी स्टोरेज करता है, फिर लड़ने में मदद करता है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 49 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर लिख रखा है तुम्हारे पास सीरोस मेम्ब्रेन डेट सराउंडेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द लंग, मतलब लंग्स के अंदर फेफड़े को घेरे रहने वाली सुरक्षा झिल्ली होती है। सीरस झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे पास देखो फुसफुस झिल्ली बोला जाता है, तो ऑप्शन में ही दे रखा फुफ्फुस झिल्ली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेरिकार्डियम आपके सामने हार्ट वाले रीजन पे पाया जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन आपके सामने अलग पाई जाती है। ठीक, तो आपके लंग्स के पास जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 50 नंबर क्या क्वेश्चन पूछिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वुलाई, मतलब इसकी कहानी यदि आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने कितना हो गया, ये आपके सामने लंग्स हो गया, इधर आपके सामने ये लंग्स हो गया। ठीक है, ये हो गया लंग्स। अब होता क्या है, ये लंग्स से ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाता है। यहाँ पर आने का सिंबल लगा दो, ये जाने का सिंबल लगा दो। होता क्या है, हमारे
ऑक्सीजन, तो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता? कोई तो पार्शियल प्रेशर होता। बताइए, हमेशा ऑक्सीजन या कोई भी गैस हो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, यानी हायर से कहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर चली जाती हैं गुरुदेव? लोअर की तरफ मूव करती हैं। तो उसके लिए प्रेशर तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होना चाहिए कम होना चाहिए, लगभग 40 के लगभग होता है, 40 mmHg होता है। ठीक, तो ऑप्शन में क्या क्या दे दिया गया, यहाँ पर कहानी सुन देते हैं। 60 है, इतना ज़्यादा कहाँ भाई, 105, 40 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इनकी कहानी हो गई यहाँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर, डैश द एक्सक्रीट बाय द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब बताओ अभी बताओ, रिस्पायरेटरी सिस्टम से तुम क्या एक्सक्रीट करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन को तो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, द टर्म फोटो फार्मास्यूटिकल, फोटो मतलब आपके सामने किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड। अब प्लांट में वो यानी क्या होना चाहिए गुरुदेव? मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिंथेटिक मतलब लैब हो गया, हर्बल मतलब प्लांट हो गया, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो। माइक्रोबियल मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भैया अलग अलग होती है, ठीक है, ये भी लैब में किया जाता था। हर्बल ड्रग्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हर्बल ड्रग्स में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ निकालें, एलोवेरा से निकाल लिए, ठीक है, वो तुम्हारे पास नीम से निकाल लिए, तुलसी से निकाल लिए, तो इसी मेथड से ही निकाला जाता है केमिकल। 53 नंबर क्या पूछा है, लिख रखा आपके सामने, द ग्लैंडुलर ट्राइकोम विच कंटेन एक्टिव फाइटो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट इज। वो तुम्हारे पास प्लांट होता है, याद रखना क्या होता है, एक्टिव जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यानी ग्लैंडुलर ट्राइकोम शेप होता है। किसका? ग्लैंडुलर यानी ट्राइकोम शेप होता है, तो उसमें क्या होता है, कैनाबियास होता है। ठीक, जिसे भांग बोलते हैं, कहते हैं ना भांग, अभी होली आ रहा है तो बल भर लोग पियेंगे भांग, धतूरा, लैला, ठीक है, ये सब पीटवा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब देखा रियल देखा जाए तो त्यौहार नहीं रह गया। ठीक है, बुरा न मानिएगा, त्यौहार नहीं रह गया। अभी तुम दशहरा था, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी इमरजेंसी में, टोटल कितना पेशेंट आए थे? हम 8 बजे गए थे, लगभग 1 या 12 बजे चले आए थे। उतने में कितने पेशेंट आए थे? टोटल 48 पेशेंट आए थे इमरजेंसी में। 48 पेशेंट में से 3 या ऐसे 5 ऐसे पेशेंट थे जो किसी का दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा होगा, या मान लेते चक्कर आ रहा होगा, पानी की कमी हो रही है तब। और मोस्ट ऑफ द केस, अब तुम 43 में से 8 इधर निकाल दो, 40 पेशेंट ऐसे आए थे जो कोई पी के गिर गया था, कोई मार करके गिर गया था, कोई डिजैया पर से गिर गया था, किसी के ऊपर डिजैया गिर गया था। ठीक है, कोई मान लेते हैं शेरवाने गया माता जी को, वहाँ पर गिर गया था, चोट लग गई थी। इतने पेशेंट वही आए थे, और मोस्ट ऑफ द पर्सन पिए हुए थे लैला, मतलब दारू। तो ये देखा जाए तो बड़ी ख़राब चीज़ें हैं। ठीक है, सब त्यौहार को ख़राब करते जा रहे हैं। ठीक है, पहले देखा जाए कल्चर बढ़िया अच्छा रहता था, सुबह उठते थे, ठीक है, वो क्या कर देते थे, नॉर्मल जो जलाया रहता था आपके सामने समा माता, ठीक है, समा माता नहीं, सम्मत माता, ठीक है, तो उसको जलाया रहता था, तो राख को थोड़ा सा खेल लेते थे, थोड़ा सा गोबर वोबर से रंग लगा बस काम खत्म। ठीक, अब तो कपड़वा फाड़ डालेंगे बिना डीजे तो मज़ा नहीं आएगा, लैला नहीं मिली, मुर्गा नहीं मिली, तब तो मज़ा नहीं रही। ठीक है, तो ऐसा न करिए, त्यौहार की तरह खेलिए भाई। ठीक है, ये हो गया, तो ये भांग इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब इनकी कहानी थोड़ा सा और देखते हैं के लिए तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 53 नंबर पे तुम्हारे पास क्या दे रखा देखिए, यानी ये तुम्हारे पास क्या होता है, लिख रखा है सक्रिय, यानी क्या लिख रखा, फाइटो 53 नंबर है ना। ठीक है, भांग सही तो तुम्हारे पास सही है। ठीक है, ये तुम्हारे पास सतह पर पाई जाती हैं। हाँ, ठीक है, तो इसमें उसका यूज नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो जाने दो, इससे तुम्हारे पास तेल वगैरह निकाली जाती है सामने। 54 नंबर क्या करना है, विच ड्रग्स यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द बोरिक एसिड। अब बताइए, याद रखना एसिडिक नेचर का है, बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए किसका प्रयोग किए जाते हैं? तो बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, टर्मरिक का प्रयोग करेंगे, जो किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रखा, बोरिक एसिड पता लगाने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है, जो बोरान ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन संयुक्त करके अम्लीय यौगिक बनाते, अम्लीय यौगिक है। बोरिक ऑक्साइड को एसिडिक बेरिकम और हाइड्रोजन बोरेट अथवा तुम्हारे पास बोरासिक एसिड और
आर्थोबोरिक एसिड के रूप में जाना जाता है। ये कमज़ोर एसिड और एंटीवायरल होती है, इसीलिए आपके खाने में हल्दी प्राप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, एंटी फंगल हो सके तो घर का प्रयोग करें तो ज़्यादा सूटेबल। अब कहेंगे गुरुदेव घर का नहीं मिलता, कच्ची हल्दी मार्केट से खरीदिए, उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए। ठीक है, उबाल लीजिए और उबाल के क्या करिए, उसको सुखा लीजिए। अब देखिए मशीन वगैरह आती है, उससे क्या कर दीजिए, आप पिसवा लीजिए किलो के हिसाब से, या थोड़ा थोड़ा करके कूट के मिक्सी आपके घर से मोस्टली सबके घर में होती है, उससे आप मिक्स कर लेंगे तो ये खाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल हो सके। तो जितना भी आप मसाला खा रहे हैं उसको खड़ा खरीद लीजिए। ठीक, खड़ा खरीद लीजिए, कढ़ाई में भून के उससे मिक्स करके आप अपने घर मसाला अच्छा बनाइए तो ज़्यादा सूटेबल, क्योंकि इस समय देखा जाए तो सब चीज़ में भैया मिलावट हो रही है। अब जैसे आप जीरा खरीद लिए, लौंग खरीद लिए, बहुत अच्छी चीज़ें खरीद, थोड़ा खरीदो, 20-20 रुपया का खरीद लो, 5-7 चीज़ खरीद लो मार्केट जो खड़ी होती है ना, जो तुम्हारे पास अलग अलग होती है खड़ा उसको तुम 100 रुपया खरीद लो। ठीक है, कहेंगे 20-20 रुपया खरीद लो, एक डिब्बा बन जाएगा आपके सामने। अब मान लीजिए 20-20 रुपया का 10-10 ग्राम देगा। ठीक है, 10-10 ग्राम देगा, 5 चीज़ तो 50 ग्राम आपको मसाला मिल गया कि नहीं। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी के आपके सामने मिलेगा, खून के पीट लीजिए, उसी को खाइए अच्छे तरीके से, वो सब मज़े वाली चीज़ें हैं। जिसको खड़ा मसाला खरीद, हाँ खड़ा मसाला तुम समझोगे अच्छा ये सही है ये खराब, अब उसमें पता नहीं कहाँ पीस देंगे मसाला, हम कुछ भी दे सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो हो सके तो ये हल्दी वगैरह क्या होगा, अपने घर पे रहे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, खड़ा चीज़ खरीदिए, बूकल चीज़ ज़्यादा न खरीदिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड बाय द फोकल यानी फीकल ओरल रूट, मतलब लिखने में से ठीक है, कौन सा रोग मल मौखिक रूप में फैलता है, विटामिन यानी तुम्हारे हेपेटाइटिस A, B, C, D। अब इसकी कहानी सुनिए, हेपेटाइटिस जो A होता है ये किसके कारण से फैलता है, आपके सामने ओरल फीकल रूट के द्वारा फैलता है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब ये भी खतरनाक होता भाई, ये हेपेटाइटिस ऐसा हो जाए ना, इसीलिए आप हॉस्पिटल पे काम करिए तो बिना अच्छे से जाने पहचाने उसको क्या करिए, साफ सफाई ना करिए। मान लेते उसको इन्फेक्शन हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ, आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए मुझे ने लिख रखा, यह रोगाणु मल मौखिक मार्ग से गुजरता है। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पास स्टूल होता है मुंह के द्वारा, चाहे अब मान लेते हैं खाना खा रहे हैं उसमें मक्खी आग बैठ गई, ये मल्ला के वहाँ डाल दिए, ये ओरल के द्वारा आपके शरीर में चला गया, जिसमें हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E नामक 2 हेपेटाइटिस वायरस शामिल होते हैं। ये पहुँचते ही क्या कर देते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, फैलते हैं। जैसे इसका उपयोग देखा सुइया से, मतलब आपकी सुई लगाएं, अब देखो सुई लगाएं तो इसको कैप तुरंत लगा दिए, मान लेते वो हिला देगा तो आपके लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। शरीर के तरल पदार्थों के साझा करने या तुम्हारे पास प्रसव के माध्यम से, मतलब माता के द्वारा बच्चे में जा सकता है। हेपेटाइटिस B एक वैक्सीन से बचाव यकृत संक्रमण है जो हेपेटाइटिस B यानी तुम्हारे पास HBV के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस B है ना तुम्हारे पास होता है, तो इसकी थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा, बट हेपेटाइटिस A इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, 56 नंबर क्या लिख रखा है, विच इज एन, ठीक है, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेटोस्कोपी है। इसमें से तुम्हारे पास क्या कहते थी, सबसे पहले डिटेक्ट द इम्प्योरिटी, स्टेटोस्कोपी का यानी इम्प्योरिटी पता करने के लिए प्रयोग किया जाता, तो सही है। नेक्स्ट में स्टडी ऑफ द काइनेटिक तथा केमिकल रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यूरिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता, मतलब ये सब तीनों ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, एंटी एस्ट्रोजन देखा जाए तो एस्ट्रोजन और तुम्हारे पास प्रोगेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन होते हैं, प्रोगेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन होते हैं जो किस में पाए जाते हैं गुरुदेव, फीमेल के अंदर पाई जाती है, ये फीमेल हार्मोन होती है। तो कह दिया आपके सामने पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव होता है। एंटी एस्ट्रोजन तुम्हारे पास इसमें कौन है, पहले दे रखा आपके सामने मेस्ट्रॉल, ये भैया नहीं है। ठीक है, मेगास्ट्रॉल ये भी नहीं है, यानी टोमिक्सिफेन होता है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कहानियाँ इनकी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तुम्हारे पास 57 हो जाएगा। यहाँ से देखिए लिख रखा आपके सामने, क्या लिख रखा, ठीक है, टोमीटैक्सीफेन स्तन कैंसर के उपचार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली दवा है। यह एंटी एस्ट्रोजन सक्रिय पदार्थ जैसे एस्ट्रोजनल हो गया
और रीलो, ठीक, रीलोफैक्सिन हो गया, कॉमीफिलिन हो गया, ठीक है, कॉमीफिन हो गया, और साइक्लोफेलिन होता है। खेलों में इनका उपयोग क्या कर देते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के रूप में दुष्कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं अब इसकी कमी होगी तो स्तन इस यानी तुम्हारे पास मेमोरी हो, तुम्हारे पास ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बन जाता है। लिख रखा है एंटी एस्ट्रोजन इसका उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ठीक है यानी आईबी द्वारा इसको यानी हमारे शरीर के अंदर दिया जाता है। इसको लेंगे तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो उत्तेजित हो जाएगी, तो जैसे मान लीजिए रेसलिंग वगैरह हो गई है, ठीक, इन सब में प्रयोग किया जाता है, बट ये बाधित है। 58 नंबर क्या लिख रखा है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ द एस्ट्रॉयड कैन बी एक्सप्लेन बाय द रूल। मतलब तुम्हारे पास एस्ट्रॉयड के निरपेक्ष विन्यास में से कौन सा नियम यानी समझाया जा सकता है, माने किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें टोटल सिंपल सा मील रूल होता है। मील रूल के रहते हैं, इनको क्या करते थे, इनकी कहानी सुनिए। मील रूल एक फार्माकोलॉजिकल नियम है जो बताता है कि दवा को यानी लिख रखा एंटीओमर्स में अधिक सक्रिय रूप में वह होगा जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और सबस्ट्रेट तथा हार्मोन के समान कॉन्फ़िगरेशन से होता है। तो ये मील रूल ये बताता कि कितना एक्टिव तथा कितना सक्रिय है, ठीक है, तभी तो प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो स्टेरॉइड वगैरह लेंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूज ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का यूज कहाँ हम नहीं कर सकते हैं। पहला दे रखा आपके सामने, अमोनियम क्लोराइड डायूरेटिक की तरह प्रयोग किया जाता है, एस्पेक्टोरेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, सिस्टमेटिक एंटी एसिडिफिकेशन यानी एसिडिफाइंग एजेंट में किया जाता है, बट एंटी हिस्टामिन में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो नहीं हमसे पूछा है तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं आईयूपीएसी नेम बताना, CH3 CH2 CH2 और CH2 ये दिया गया। मतलब इसको यदि बनाया जाए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं गुरुदेव, OH लगा देते हैं। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन। नंबरिंग करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अब 4 के लिए क्या करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या लगा रहा गया, OL रहेगा। ब्यूटेनॉल कहीं दिया है, हेक्सेनॉल जब 6 कार्बन रहेगा तो, पेंटेनॉल 5 कार्बन रहेगा तो, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनॉल। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 61 नंबर क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो प्लग कंपाउंड, इसमें से तुम्हारे पास कौन सा रेडियो प्लग कंपाउंड है। सबसे पहले आपके सामने बेरियम सल्फेट, यानी याद रखना कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट, फ्लोराइड का उपयोग एंटीबैक्टीरियल के रूप में किया जाता है, बट यानी रेडियो प्लग के रूप में हम क्या कर देते हैं, बेरियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, लिख रखा अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम शॉर्ट भाषा में UV रेज बोलते हैं, ठीक है। रेज आर रिस्पॉन्स फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर, मतलब क्या कर देती है, कैंसर प्रोड्यूस करती है। तो अब देखिए बायोलॉजिकल एजेंट भैया, बायोलॉजिकल नहीं, किसी एनिमल से निकलेगा तब ना बायोलॉजिकल होगा, नहीं। केमिकल एजेंट भैया नहीं, ये सन से आती है, सन इज द फिजिकल एजेंट होता है। अब ये आएगी तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगी, आप कलुआ हो जाएंगे, जीन म्यूटेशन होने का चांस बढ़ जाता है, जो कैंसर खतरा बड़ा खतरनाक होता है। जो अब इसको बचाने के लिए हमारे पास इस यानी यूवी रेज से बचाने के हमारे परत में क्या होती, ओजोन लेयर का नाम सुने होंगे। ओजोन लेयर जब डिप्लेशन हो जाएगी तो हमको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल एजेंट होता है। नेक्स्ट में आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ये क्या बोल दिया देखो, कह दिया ट्रांसडर्मल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम कंटेन द ड्रग्स। ट्रांसडर्मल क्या कर देती है, हमारी स्किन पे लगाई जाती है और यहाँ से स्किन के द्वारा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में चली जाती है। तो कह दिया ट्रांसडर्मल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम निम्नलिखित में से के लिए दवा होती है। तो उसके लिए तुम्हारे पास दवा होती है, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर दवा होती है, क्या दे दिया गया आपके सामने, लोकल एक्शन के लिए, इसके लिए लोकल ऊपर से नहीं किया, सिस्टमेटिक एक्शन के लिए होती है। यानी याद रखना स्किन पे अप्लाई की जाती है बट सिस्टमिक एक्शन पे अपना काम करती है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी चलते हैं थोड़ा सा। लिख रखा है सपोर्टरीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिपरेशन यानी प्रिपेयर्ड बाई
दिस मेथड ऑन ए स्मॉल स्केल एंड ऑन एन ठीक इंडस्ट्रियल स्केल होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास सपोर्टरीज क्या होता है। सपोर्टरीज एक मेथड होता है, जैसे आपको कोई दवा रेक्टल लेना है या वेजाइनल लेना तो उसकी मदद से हमारे शरीर में इंटर कराया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, सपोर्टरीज अक्सर छोटे पैमाने पर और प्रौद्योगिकी ठीक है पैमाने पर इस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। वो किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, मोल्डिंग फ्रॉम मिल्ट मेथड से, मतलब इसको पिघलाते हैं फिर उस पर सांचे में ढाल के हमको दे देते हैं। जैसे 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 बनाना रहेगा तो वो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसे सामग्री को पिघला दिया जाता है, उसके बाद इसे सांचे में ढाल के ठंडा करके हमको बना के दे दिया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन मतलब गर्म पे चाहिए, मतलब इसके लिए तुम्हारे पास टेम्परेचर मायने रखता है। ठीक है, शुड बी अवॉइड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग्स इज, तुम्हारे पास पोरस, ये तो भैया अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, भंगूर तो भी इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। थर्मोलेबियल हो गया और हीट रेसिस्टेंस हो गया। अब इसके लिए तुम्हारे पास अगर थर्मोलेबियल यानी टेम्परेचर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, इसको हमको अवॉइड ही करना है। हीट रेसिस्टेंस भैया हॉट चाहिए ही, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिख रखा है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ, मतलब जैसे फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये रख दिए तो ऐसे ढूर के चला जाता है। ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि दवा की प्रॉपर्टी है कि नहीं। अब इसके लिए तुम्हारे पास सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, इसका विश्राम कोण यही आइडेंटिफाई करता है, तो ये सही हो जाएगा। पार्शियल कोफिशिएंट ये नहीं मायने रखता। सॉल्बिलिटी तो पानी के लिए घुलनशीलता, जितना छोटा रहेगा उतना अच्छे से डिजॉल्व होगा। डिसोसिएशन कंटेंट यानी पूर्णांक यानी पृथक्करण, मतलब तुम अलग कर सकते हो कि नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वही देखो साफ साफ लिख रखा है, किसी पाउडर या दानेदार सामग्री की फ्लो प्रॉपर्टी यह बताती है कि सामग्री कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ये फार्मास्यूटिकल उद्योग में देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि टैबलेट हो गया, कैप्सूल भरने के लिए इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो रिस्पांस एंगल ही बताता है। ठीक है, कि सही है कि नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। लिख रखा आपके सामने, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट कंटेन। अब आयोडीन क्या होता है कि एंटीसेप्टिक तथा एंटीबैक्टीरियल होता है। जो आप सिप्लाडीन प्रयोग करते हैं, ठीक है, बीटाडीन प्रयोग करते हैं, उसमें देखेंगे आयोडीन होता बट प्रोवेडीन के साथ होता। अब यहाँ से कह दिया नॉन स्टेनिंग होना चाहिए। नॉन स्टेनिंग तुम्हारे पास क्या होगा, सबसे पहले डायो आयोडो, ठीक है, स्टेरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, स्टेरिक एसिड होना चाहिए, स्टेरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दिया गया, तो डाई स्टेरिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, मलहम वगैरह इसी से बनाया जाता है ट्रॉपिकल एजेंट के रूप में। 68 ऑयली लुब्रिकेंट इज यूज फॉर सपोर्टरीज प्रिपरेशन विथ, मतलब तुम्हारे पास कह दिया ऑयली लुब्रिकेंट होता है जो यूज किया जाता है सपोर्टरीज के रूप में। उसमें तुम्हारे पास कैसा, यानी सपोर्टरी मतलब जैसे यहाँ पर होता है चिपचिपा पदार्थ, तभी तो रेक्टल में जा पाएगा, वेनस में जा पाएगा, जब तक वो ऑयली नेचर का नहीं रहेगा। तो उसके प्रिपरेशन के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो उसमें तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बोनेट, तो पानी से रिलेटेड है। एनिमल फैट तुम्हारे पास जल्दी से यानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, छोड़ देंगे। ग्लाइकोज जिलेटिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो सबसे सूटेबल होता है। ठीक है, जिलेटिन नेचर का होता है, बेसिक भी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का रहेगा तो नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब गुरुदेव 69 नंबर क्या दे रखा, पोसोलॉजी डील विथ। अब बताओ पोसोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ड्रग्स को, ठीक है, वो भी डोजेज के फॉर्म में, डोज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, डोज ऑफ ड्रग्स को ही क्या बोला जाता है, पोसोलॉजी। ठीक है, तो डोज ऑफ ड्रग्स कहीं दे रखा, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, या तुम्हारे पास डोज ऑफ ड्रग्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, पेडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड कंसीडर आप। इसके लिए फार्मूला होता है, उसमें एज भी होना चाहिए, बच्चे का वेट भी होना चाहिए, और बच्चा मोटा है कि पतला, यानी सरफेस एरिया भी मायने रखता है। तो तीनों ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने किसको कवर किया है, ऑल टू ऑल फार्मा वाला पोर्शन, मतलब जितना आपके सामने फार्मा वाले पोर्शन से पूछा जाता है सबको कवर कर लिया है।
अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है किसकी, नॉन फार्मा वाले पोर्शन से। अब क्या क्या दे रखा है बताओ, कह दिया आपके सामने एंटीबायोटिक्स है। बताओ एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी जीव को मार दे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, यानी वायरस हो, चाहे फंजाई हो, सब किसी को मार दे। क्या लिखा, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग किए जाने वाला सर्जिकल आइटम होता है। एनेस्थेटिक में एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है। कवक तथा फफूंदी जैसे जीवों द्वारा तैयार किया जाता है, आपके सामने एंटीबायोटिक कहलाता है। तो ये नींद की गोली तो भैया नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही, सॉरी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर के 72 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह, मधुमेह मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज डिजीज होती है, तो किसकी होती है आपके सामने, इंसुलिन की कमी से होती है। अब इंसुलिन कहाँ से निकलती है आपके सामने, पैंक्रियाज से निकलती है। क्या हो गया, पैंक्रियाज। तो इंसुलिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 73 नंबर, हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है, हाइपर टेंशन भी कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर किससे किया जाता है, आपके सामने आर्टरी से मेजर किया जाता है। आर्टरी जब संकुंचन करता है उससे, आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, धमनी के संकुंचन से। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। कह दिया है किस प्रकार की कोशिका त्वचा बनी होती, मतलब जो हमारी स्किन है किस प्रकार की कोशिका से बनी होती। इसमें एक सेल होता है जिसे इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसी के द्वारा हमारी स्किन बनी होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिचर्म कोशिका बोलते हैं। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव ऊतक, ऊतक होते हैं ऐसे ऊतक जो हमारे पास हड्डी, बोन, ब्लड वगैरह ये सब बनाते हैं, हड्डी सड्डी जोड़ने का काम करते हैं। अब कह दिया आपके सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर, कह दिया मेलाकाइट। अब मेलाकाइट का अयस्क, मेटल और नॉन मेटल यदि चैप्टर पढ़े होंगे हाई स्कूल में तो वहाँ से लिया गया है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, कापर यानी 2 होता है, CO3 होता है, कुछ भाग में क्या होता है, H2O भी होता है। तो ये जो तुम्हारे पास होता है इसका उपयोग में तुम्हारे पास तांबा, तांबा मतलब देखिए कापर है तो तांबा, मैग्नीशियम तो नहीं है, यानी मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम पारा ये सब कोई रिलेटेड है। तांबा मतलब कापर, तो कापर है तो कापर पे टिक मार देंगे। इसका उपयोग जैसे गहना बनाने में, कोई सजावटी पत्थर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये किस रंग का होता है, ये एक हरा रंग का खनिज होता है। ठीक है, आ जाते हैं तुम्हारे पास 70-76 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, Al2O3। ये एक तरह का तुम्हारे पास एम्फोटेरिक, जिसे उभयधर्मी बोलते हैं। ये तुम्हारे पास एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर देता है। इसमें भी एक जिंक ऑक्साइड भी होता है। ये दोनों में से कोई भी रहे तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उदासीन में तुम्हारे पास साल्ट आता है, ठीक है, साल्ट। अम्लीय में तुम्हारे पास जिसका pH 1 से लेके 7 के नीचे, यानी 7 से नीचे रहता है उसको अम्लीय, और 7 से लेके 14 तक रहता है उसे क्षारीय। तो ये उभयधर्मी है, चाहिए दे चाहिए तुम्हारे पास उभयधर्मी पे टिक मार देना यहाँ से। 77 नंबर क्या पूछा, रसायन की गणना के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है भैया, वो अवोगाद्रो संख्या जिसका 0.6.22 × 10 पे घाते कितना होता है, 23 परमाणु होता है। कितना आपके सामने 23 परमाणु होता है। ये अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, इसी को 1 मोल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। अब बताइए वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, बताइए वोल्ट मीटर देखा जाए तो 2 बिंदुओं के बीच में किसको नापता है, विभवांतर नापता है कि वोल्टेज कितना है। यदि आपके घर में थोड़ा सा आप देखे होंगे तो वोल्ट मीटर लगा, जैसे स्टेबलाइजर होता है ना, तो विद्युत घट रही है कि बढ़ रही, तो उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा गया था, और अभी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा खत्म हुई है उसमें भी ये पूछा गया था, वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज़ आप याद रखना आराम से। नेक्स्ट में आपके सामने आते हैं उत्तल दर्पण के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए उत्तल दर्पण ये आपके सामने, ऐसे कहीं भी दर्पण रहे तो उत्तल दर्पण, ऐसे खींचेंगे तो इस आपके सामने P हो जाएगा, ये आपके सामने फोकस हो जाएगा, ये आपके सामने C हो जाएगा। क्या कह दिया, उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पुंज। बताओ जैसे मान लेते कोई प्रकाश की किरण सीधी जाएगी तो इधर तो जा नहीं पाएगी, तो टक्कर के पश्चात ये क्या हो जाएगी, इधर से चली जाएगी। तो F पर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। यानी देखिए F पर, ठीक है, अभिसरित होती हुई प्रतीत होगी, एक्चुअल में जाएगी नहीं, केवल ये प्रतीत होगी।
अभिसरित मतलब इकट्ठा होना, अपसरी मतलब चौड़ा होने का काम होता है। तो ये हो जाएगा। अब याद रखना एक चीज़ और याद रखना, उत्तल दर्पण का उपयोग जो तुम्हारे पास साइड मिरर होता है, ठीक है। साइड मिरर क्या होता है, आपके कार के जो बगल वाला शीशा होता है, गाड़ी का जो बगल वाला शीशा होता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाई देता है। तो यही क्वेश्चन पूछ ले, मान लेते हैं तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपके गाड़ी के साइड में कौन सा मिरर होता है, आप कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, ठीक। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अदिश राशि है। अब देखिए 9th में पढ़े होंगे अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, ठीक है। परिमाण हो बट दिशा न हो, ठीक है। दिशा न हो तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अब यहीं पर चल रहे हाथे क्या लिख देते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि जिसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, परिमाण हो और प्लस में दिशा दोनों हो। याद रखना परिमाण के साथ साथ दिशा, उसको सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण हो बट दिशा नहीं हो। संवेग यानी P बराबर क्या होता है, यम वी, इसमें हमारे पास दोनों चीज होना ही होना चाहिए। तो यह एक सदिश राशि है। यह बराबर तुम्हारे पास यम में होता है, ठीक है। तो बल में तुम्हारे पास एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि बल तुम कहाँ लगाओगे, दिशा तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, सदिश राशि। वेग जिसको हम क्या बोलते हैं, वेग यानी v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग बराबर आपके सामने कितना होता है, विस्थापन, ठीक है। ये आपके सामने विस्थापन बटे में आपके सामने समय। तो विस्थापन में दिशा की जरूरत होती है, तो ये भी एक सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि, ये सदिश राशि, ये सदिश राशि। द्रव्यमान देखा जाए तो अब जब तौलने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि 2 किलो आलू दक्षिण के दे दा, 2 किलो आलू इधर दे दा, 4 किलो आलू इधर दे दा, ऐसा नहीं बोलते। केवल हम क्वांटिटी बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं कि हमको 10 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। तो अदिश राशि में ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से ये हो जाएगा। अब ये 10 क्वेश्चन आप साइंस से पूछा गया, अब यहाँ से कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा, इस टाइप से कॉन्सेप्ट होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के लिए दौरान मक्खन, दही आदि को भरी मटकी को जमीन के ऊपर टांगा जाता, मतलब बहुत ऊपर टला था, जन्माष्टमी रहता है। बहुत अच्छा ये त्यौहार है, ठीक है। मतलब जब 12 बजता है तो पटाखा फूटता है और वो जो मीठ वो होता है, क्या वो क्या बोलते हैं, चीनी हो गया और धनिया का जो बचता है, बहुत मज़ा आता खाने में, ठीक है। और दही तो भैया सुबेरे तो बल भर खा, कौनो टेंशन नहीं। जन्माष्टमी मनाया जाता है। रामनवमी तुम्हारे पास अभी ये जब चैत वैत आएगा, चैत की रामनवमी होती है वहाँ पर। मकर संक्रांति मतलब पतंग उड़ावा, खिचड़ी खा बढ़िया तरीके से। लिख रखा उगादी, उगादी कौन आ गया यार 81 नंबर। उगादी कौन सा त्यौहार है जी, ठीक है। यहाँ पर उगादी देखो, यहाँ पर लिख रखा, देखिए उगादी त्यौहार दक्षिण भारत नव वर्ष के रूप में, अच्छा चैत राम जब नवमी आती है, याद रखना हमारा एक्चुअल में जो तुम्हारे पास हैप्पी न्यू ईयर है यही आता है चैत माह में। चैत माह में प्रथम दिन ही मनाया जाता है, यही हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। बट अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया उसी को हम 1 जनवरी ही मान लेते हैं। रियल में अपने दादा तो पूछना तो 26 यानी जो हमारे पास चैत नवमी का पहला दिन होता, चैत नवमी का जो पहला, चैत माह में जो पहला दिन होता वही आपका हमारा हैप्पी न्यू ईयर, उसी को उगादी बोलते हैं। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन शामिल नहीं है, याद रखना, क्षेत्र याद रख लेना, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं, आप ये सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, ये चीज़ याद रखना, ये कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, यानी हो गया। और तुम्हारे पास क्या होगा, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, खनन पालन, उत्तम, ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आता है। अब द्वितीयक के अंतर्गत क्या कर देता है, ये चीनी उद्योग होगा, कपड़ा, ये बड़े लेवल पे करते हैं। उस जैसे मान लेते हैं प्राथमिक उदाहरण, हम कृषि के द्वारा इसको दिए, गन्ना दिए तो गन्ने को पेड़ की चीनी बना देगा, कपास दिए कपास से कपड़ा बना दिया। तो मतलब द्वितीय क्षेत्र कृषि को विनिर्मित करता है। और तृतीय क्षेत्र तुम्हारे पास क्या कहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, सीमा हो गया, परिवहन हो गया, दूर संचार, ट्यूशन, व्यापार, ये सब सारी चीज़ें हो गया। तो हमसे पूछा क्या है आपके सामने, तृतीयक क्षेत्र नहीं है। अब बताइए तृतीयक क्षेत्र नहीं है तो ये कॉल सेंटर, देखिए कॉल सेंटर वगैरह तुम्हारे पास सब इसी में आते हैं। तृतीयक, ट्यूशन इसी के अंतर्गत आते हैं, बैंकिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। बट मछली यानी मधुमक्खी पालन ये प्राथमिक के अंतर्गत आता, तो नहीं पूछा है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ये सामाजिक विज्ञान यदि आप पढ़े होंगे 10 में तो उसमें ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र दिया था, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं
83 नंबर क्या दे रखा, भारत में, ठीक है, भारत की मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता, भैया राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस समय आप राष्ट्रपति कौन है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, एक फीमेल हो, फीमेल का नाम लिख के दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की यानी प्रथम कानून मंत्री थे, यानी क्या दे रखा, स्वतंत्र प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास प्रथम मंत्री कुछ यहाँ पर दिया गया, प्रथम यदि प्रधानमंत्री कहेगा जवाहरलाल नेहरू को कर देंगे, विदेश मामला ये सब चीज़ें, और शिक्षा मंत्री तुम्हारे पास अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, कृषि मंत्री कहेगा डॉक्टर राजेंद्र, ये प्रथम बोल रहा है। ठीक है, रेलवे तथा तुम्हारे पास परिवहन मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। रक्षा मंत्री बालदेव सिंह थे, पहला बोला। गृह मंत्री तुम्हारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल से। स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारे पास राजकुमार अमृत कौर थे, और उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री तुम्हारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी थे। ये तुम्हारे पास पहला बोल रहा है आपके सामने यहाँ से। 85 नंबर क्या लिख रखा, ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो ढक्कन का पठार नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 80-86, महासागरी तल कितने भागों में बांटा गया। महासागरी जो तुम्हारे पास तल है वो 4 भागों में बांटा गया, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए लिख रखा तल कितना, महाद्वीपी शेल्फ होता है, महाद्वीपी ढाल होता है, गहरे समुद्री मैदान होता है, और महासागरी गर्त होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने अलग अलग बांटा गया। महासागर पृथ्वी की सतह से 71% भाग उपस्थित है, क्योंकि पानी सब यही है। ठीक है, पृथ्वी के भाग के अलावा अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, क्या कहलाती है, तुम बताओ। ये हम अब इसको हम नचाएं, ऐसे नचाएं तो इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। लट्टू का नाचना घूर्णन गति कहलाती है, तो घूर्णन गति हो जाएगी आपके सामने यहाँ। परिक्रमा मतलब ये जब करेगी तो ये तुम्हारे पास उस पर घूमेगी। ठीक है, ये आपके सामने 88 नंबर क्या दे दिया गया, इनकी कहानी सुनते हैं। डैश संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किस पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, मतलब कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में बताने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो देखिए अलग अलग लिख रखा, 55वां अधिवेशन जयपुर में, फैजपुर महाराष्ट्र 1937 में हुआ था। इसके अध्यक्ष तुम्हारे पास जवाहरलाल नेहरू जी। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन पिछड़े ग्रामीण वर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कितना 13 सूत्री अस्थायी कृषि राज्य यानी क्या कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब कृषि प्रधान देश अपना देश माना जाता। तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा, 88 नंबर का डी। 88 नंबर का डी आपके सामने क्या दे रखा, यहाँ से फैजपुर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 89 नंबर, वर्ष के दिया 50-56 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ, भैया अकबर। अब अकबर की कहानी थोड़ा सा आप सुन लीजिए यहाँ पर। देखिए क्या लिख रखा है, लिख रखा मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद, कब हुई थी 1556 में, के बाद युगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ था। अकबर का राजाभिषेक कब किया गया था आपके सामने, 14 फरवरी 1556 पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे किया गया था। ठीक है, जो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपलब्धि राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। ठीक है, 90 नंबर क्या लिख रखा है, बिंबसार किस वंश के राजा थे। बिंबसार देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के, हर्यक वंश के राजा थे, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक, अब इनकी कहानी सुनिए, मौर्य वंश वगैरह सारी चीज़ें। देखिए बिंबसार कितना 544 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व मगध के हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके अंग राज्य की, ठीक है, इसने अंग राज्य को राज जीत कर अपने साम्राज्य में विस्तृत किया, यानी यही विस्तार आगे चल के मौर्य साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। अब मौर्य साम्राज्य की कहानी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो देखिए यानी 300 ठीक है 22 से लेके 184 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली महान राजा थे, जिसको महान राजवंश था। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास अशोक महान ये सब नाम सुने होंगे। ठीक है, इसने कितना 137 वर्ष तक भारत पर राज्य किया। आप सोच सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य मंत्री कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हो गया, ये सब महान एक राजा थे।
लिख रखा शुंग वंश। शुंग वंश तुम्हारे पास एक प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। इनके बाद यही शासन किए हुए थे, ठीक है। कितना 109 वर्ष तक ये। नंद वर्ष के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होगा यानी 5वीं 4वीं शताब्दी तक है, यानी उत्तरी भारत पे विशाल भाग पर शासन किए हुए थे, ठीक है। तो इनके शासन के बारे में यहाँ पर हर्यक वंश हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, गौरव ने नीरज से कहा, यानी आपके सामने कितना हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, ठीक है, गौरव हो जाएगा। गौरव ने नीरज से कहा, ठीक है, गौरव नीरज ने कहा, ठीक है, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वे मेरे पिता की बेटी के 2 बहनों में से एक बड़ा है। मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, यानी इसकी जो तुम्हारे पास है कर दिए, इनके पिताजी हैं, इनके पिता को आप क्या कर देंगे, मान लेते हैं इनके पिता हो गए। पिता के तुम्हारे पास यहाँ पर एक कोई व्यक्ति, उसका नाम दे देते हैं ए। यम से मेल याद रखना है, यम से भी मेल मतलब लड़का है, ठीक है, ये आपके सामने। अब क्या कह दिया है, मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से एक है, तो भाई है तो जाहिर सी बात आपके सामने मेल हमको लिखना पड़ेगा। अब क्या दे रखा, फिर क्या लिख रखा, अब 2 भाइयों, इनकी बहन मान लेते हैं, इनकी आपके सामने बहन जो रहेगी फली के बहन को हम क्या कर देते हैं सिस्टर, यहाँ पर यफ मान लेते हैं, यफ से फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो तुम्हारे पास क्या, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है गौरव से क्या संबंध हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं, तो ये आपके सामने एक इस सिस्टर का भाई है, ठीक है, इस सिस्टर का भाई मान लेते हैं, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, ये मेल है, ठीक है, याद रखना ये आपके सामने मेल है, ठीक, ये आपके सामने मेल है। अब ये जो मेल होगा गौरव से इसका क्या संबंध होगा, ये गौरव से क्या होगा गुरुदेव, भाई भी तो होगा, भाई। ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, बहनोई नहीं, भाईचारा नहीं, बेटा नहीं, भाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे दिए गए आपके सामने ये पैटर्न दिया गया है, ठीक है, ये पैटर्न दिया गया, ध्यान से इस पैटर्न को समझिए। देखिए ये आपके सामने 5 4 7 8 दे रखा, 6 और 4 दे रखा। इसके लिए यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसी के सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखिए सबको 5 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, बराबर में 6 गुणे में 4 कर देते, 6 गुणे में 4, 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ठीक है, 8 4 12 और 7 5 12, 12 12 24, बराबर में तुम्हारे पास 24 और 24, मतलब यही रूल, मतलब बाहर वाले को जोड़ना है, इस वाले का गुणा करना है, ठीक है, बाहर वाले को जोड़ना, ये वाले गुणा करना है, इसी पे चले जाते हैं। बाहर वाले को जोड़ दीजिए, 12 और प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में तुम्हारे पास 3, बराबर में तुम्हारे पास यही दिया गया है, और गुणे में इसी को हमको ज्ञात करना है। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 और 9 यानी कितना हो जाएगा 29, 31 और 2 आपके सामने कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 बराबर में ये इसको हम मान लेते हैं यक्स, और गुणे में 8 हो जाएगा, 8 से इधर काटेंगे तो 8 चौका 32, 4 यानी यक्स बराबर 4, तो 4 दिया गया, तो डी पे टिक मार देना यहाँ से। इस टाइप से इसको देखना, ये रीजनिंग होता है, आपको जितना अच्छे से सोच पाएंगे उतना आपके लिए सूटेबल रहेगा। 90 3 93 नंबर क्वेश्चन, ये देखा अक्षरों के इस संयोजन का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा तुम्हारे पास ए बी के बाद भैया सी ही आता है, ए और बी के बाद आपके सामने सी आता है, फिर ए सी डी, सी के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाता है, डी आता है, तो डी लिख देते हैं, ए डी फिर ई आ गया, ठीक है, ए डी ई आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम्हारे पास ए ई एफ आ जाएगा, ए ई एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका उल्टा करते हैं, ए आगे कर दिया गया है, जी यहाँ पर कर दिया, तो नीचे बीच में तुम्हारे पास एफ आ जाएगा, सी डी ए एफ, सी डी बी एफ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बी नहीं, सी डी ए एफ, तो यही वाला ऑप्शन, तो यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तुम्हारे पास कितना 94 नंबर क्वेश्चन कह दिया है तुम्हारे पास, एक कोई व्यक्ति या 85% वेतन, ठीक है, 85% वेतन खर्च करने के बाद प्रति माह 1200 रुपये बचाता, कितना रुपये 1200 रुपये बचा भी लेता, चलो बराबर में कितना परसेंट 85% वेतन पा जाता है, तो 85 का मान लेते हैं, 15% क्या हो गया, 85% खर्च कर देता है, तो कितना बचा 85 में से तुम्हारे पास कितना बचेगा, इसको काट पीट के जाएंगे, 85 5 90 10 15% बचा हुआ, ठीक है, बटे में आपके सामने 100, इधर लेके जाना ज़रा गुणा करना, तो ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इधर काट पीट के लाया जाए, तो ये इसका गुणा करेंगे भाग में हो जाएगा, तो ये आपके सामने 12,000 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, गुणे में 100 बटे में 15, कुछ काटो पीटो जरा तो कटेगा,
15 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, एक जीरो बचेगा, 100 बचेगा, 2 जीरो, इसका 8000 कहीं दिया है, 8000 पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। तो यानी ये 1500 बचा रहा था, 85% खर्च कर रहा था, तो 15% तो बचा हुआ, बचे का गुणा कर देंगे, 8000 बचा रहा था, काम हो जाएगा यहाँ से। 14, 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। 14, 56 यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से आते हैं। 14, 35, 56, ये आपके सामने 14, 35 और आपके सामने 56। यार करा तो सरसरा के ठीक है, करिए भैया, सरसरा करिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम 2 से पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3500 कटेगा नहीं, 35 को छोड़ देते हैं, 56, 28 कट जाएगा। 2 से करेंगे 7 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, और ये कटेगा 14 दूना 28, 2 से कट जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, आपके सामने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये आपके सामने 7 हो जाएगा। अब 5 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 7 पचे 35, 7 से कन्नम 7 हो जाएगा। यहाँ 7 से काट देते, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 और 7, यानी 40 और गुणे में तुम्हारे पास 7 करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा। 14 सत्ते, ठीक है, नहीं 15 है यार, क्या करवा दिए गुरुदेव है यार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और गुणे में तुम्हारे पास 7 हो जाएगा। 7 सुनाए सुन, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 280 कहीं दिया है, 280 पे टिक मार देना, 280। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है कि, यानी क्या कर दिया है, किसी कोड में 413 का अर्थ ब्लैक इज बोल्ड दिया गया। चलो, और क्या होगा, 9 यानी 97,685 का अर्थ बर्ड, यानी क्या होगा, बर्ड फ्लाई, ठीक है, द ब्लू स्काई, मतलब जो तुम्हारी चिड़िया कहाँ उड़ रही भैया, ब्लू उड़ रही, चलो ब्लू ब्लू, तो इसको ब्लू को अंडरलाइन कर दो, ये ब्लू हो गया। इस ब्लू में देखा जाए, ठीक है, इस ब्लू में देखा जाए तो तुम्हारे पास ब्लू, ठीक है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे अभी आते हैं, ठीक है, चलो अभी रहने देते हैं, 4 3 7 हो जाएगा। चलो यहाँ पर कितना दे रखा, यानी 10,274 को पीकॉक इज ए ब्लू, यहाँ पर भी ब्लू को अंडरलाइन करिए। तो ब्लू ब्लू अंडरलाइन करेंगे तो इसमें जो तुम्हारे पास ब्लू है तो मान लेते हैं 7 से रिलेटेड है, इसमें तुम्हारे पास ब्लू है किससे रिलेटेड, 7 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी ब्लू का मतलब क्या होता है, 7, तो 7 पे टिक मार देना। 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे आपके सामने, 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 और तीसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। तो 7 अंक तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में 1 मीटर में भैया कितना किलोमीटर होता है, तो ये आप देखिए ध्यान से सुनिए। 1 मीटर, अभी 1 किलोमीटर सोचिए, 1 किलोमीटर मतलब तुम्हारे पास कितना होता है, 1000 तुम्हारे पास मीटर होता। अब उल्टा जब कह दिया है तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे आपके सामने 1000 हो जाएगा। डिवीजन करेंगे तो 0.001 आ जाएगा, कहीं दिया 0.01, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब क्या दे रखा, 98 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कोड दिया, ए को 1 लिखा जाता है तो एयर को 28 लिखा जाता है। क्या हो गया, एयर को 28 लिखा जाता है। चलो AIR, एयर को, ठीक, 28 लिख दिया जाता है, हटाओ कोई टेंशन नहीं। ए मतलब कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, आई तुम्हारे पास 9 नंबर पे, आर 18 नंबर पे है, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 10 8 28, तो ये 28 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो एयर क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करना है, AIR, एयर क्राफ्ट हो जाएगा, एयर क्राफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 28 लिख देते हैं। सी, ABC तीसरे नंबर पे है तो 3 लिख देते हैं। आर कितने नंबर पे आपके सामने, यहाँ पर 18 नंबर पे है, सबको जोड़ देंगे भी पता चल जाएगा, जोड़ने से तो आया है। ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। और टी कितने नंबर, एयरक्राफ्ट है, टी है ना, यानी तुम्हारे पास ये 20 नंबर पे। इन सबको जोड़ो, 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48, 48 से 49 और 49 और 6 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55, 56, 57, 58 हो जाएगा। अब इसमें टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। तो 67 तुम्हारे पास इस पे दिया गया है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसे क्या करना पड़ेगा, नंबर ए नंबर बी नंबर सी नंबर पे कितने पे, उसको ये रीजनिंग पे आता है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 और 10 के, ठीक है, सभी संख्याओं को विभाजित करती है। तो यानी 2 के बाद तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6
और ये आपके सामने 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10। इनका सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 20 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कैर्बी, बताओ स्कैर्बी का साधारण नाम है। ठीक है, स्कैर्बी क्या होता है, कहते हैं स्कैर्बी तुम्हारे पास बीमारी होती है पेट वाली, जो परजीवी होते हैं जो पेट के अंदर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास राउंड वर्म होते हैं। ठीक है, तो जो पेट में क्या कर देते हैं, केचुआ पड़ते हैं, उनको बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है 90 मिनट मतलब 3 घंटे। ठीक, अब ऐसे आप सच्चे से अच्छे से सोच के करेंगे तो 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक, जो बहुत अच्छा समय रहता है। ठीक, अब अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपसे अनुरोध है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको कैसा लगा। मान लेते कहीं त्रुटियाँ रहेगी तो उसको भी बताना, तो उसको भी सुधारा जाएगा। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सअप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों।